नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 3 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और इसमें भी सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी का मतलब ये है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो इसमें वोट डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के इसमें वोट डालते हैं राष्ट्रपति के में। और उपराष्ट्रपति के में कौन डालता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से मतलब यह है कि निर्विरोध। ऑप्शन 1 है वीवी गिरी, ऑप्शन 2 है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 3 है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन 4 है ज्ञानी जैल सिंह। तो निर्विरोध होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के, और ये कौन से हैं? तो ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। इससे पहले भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वीवी गिरी के मुकाबले ये चुनाव हार गए थे 1969 में। लेकिन 1977 से और 1982 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, और उस बार ये जो हैं वो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणतंत्र है यानी रिपब्लिक, इसका अर्थ है क्या? मतलब हुआ इसका? ऑप्शन 1 है जनता संप्रभु है, ऑप्शन 2 है संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन 3 है राज्यों का संघ है, ऑप्शन 4 है वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का जो मुखिया होगा, देश का जो मुखिया होगा, वो कौन होगा? वो इलेक्टेड होगा यानी निर्वाचित रूप से होगा, यानी उसको चुना जाएगा। तो समझ रहे हैं? इसका गणतंत्र का मतलब ये है कि हेड जो होगा वो इलेक्टेड होगा यानी निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब होता है गणतंत्र। जैसे जो इंग्लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की का मतलब ये है कि वहाँ पे हेड जो होता है वो नामात्र का ही सही, लेकिन राजा या रानी होती है। इस समय पे जो एलिजाबेथ सेकंड हैं वो इसकी रानी है और वो हेड भी हैं देश की। लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति जो है वो देश का हेड होता है और वो इलेक्टेड होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है कि राज्य का या देश का जो मुखिया होगा वो इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन 1 है 9, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 7, ऑप्शन 4 है 5। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 7, और सदस्य 7 में भी किसको? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, उनको शामिल करने के बाद में। तो ये 7 सदस्यों के आप नाम जान सकते हैं। जैसे बी आर अम्बेडकर हैं जो अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ए के स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, इनके स्थान पे बाद में जो वो माधव राव इसके सदस्य बने। डी पी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पे जो टी कृष्णामाचारी हैं वो सदस्य बने थे। ये वो 7 सदस्य हैं जो प्रारूप समिति में सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान यानी 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई यानी आरक्षित कर दी गई? तो ऑप्शन 1 है 70वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन 4 है 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 1/3 ग्राम पंचायत के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और ये नंबर था
73वां, पंचायतों में 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा रिजर्व कर दी गई। और 74वां संविधान संशोधन ये जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 1/3 सीट जो है वो ग्राम पंचायतों में रहेंगी रिजर्व महिलाओं के लिए। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो सूची जोड़ी गई थी अनुसूची 11वीं। और 74वें द्वारा कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 1992 में 12वीं सूची। तो 11वीं जुड़ी थी 73 से और 74 से जुड़ी थी 12वीं अनुसूची। ठीक है जी। और ये दोनों ही संविधान संशोधन जो है वो 1992 में हुए हैं। कौन सी ईयर में? तो 1992 में हुए हैं। 73वां संविधान जो पंचायत राज से संबंधित है, और जबकि ये जो है वो म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका से संबंधित है 74वां। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 73वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन 1 लोकसभा को, ऑप्शन 2 राज्यसभा को, ऑप्शन 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल को, ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति को। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का यानी नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करने का जो अधिकार है, ये विशेषाधिकार राज्यसभा को है। और ये आर्टिकल है 249 के तहत राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसको ये विशेषाधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का संविधान है। ऑप्शन 1 लचीला, ऑप्शन 2 सख्त, ऑप्शन 3 है लचीला और सख्त है, ये सत्य नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सख्त है, सख्त का समन्वय, और ऑप्शन 4 है बहुत सख्त। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही सख्त है, तो लचीला और सख्त का समन्वय है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। देखिए लचीला और कठोर या फिर सख्त होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि किसी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है। अगर किसी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है तो आप उसको लचीला संविधान कहेंगे। अगर किसी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन है तो आप उस संविधान को कठोर कहेंगे। लेकिन भारत के मामले में तस्वीर एकदम अलग है। भारत में कुछ मामलों में जो है संविधान संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमाएं बदलनी हो, एक राज्य के 2 टुकड़े करने हो, 2 को मिला के 1 करना हो, तो ये सामान्य बहुमत से बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में या केंद्र सूची में डालना चाहती है तो फिर उसको राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इस लिहाज से भारत में दोनों तरीके से होता है। कुछ मामलों में संविधान संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है और कुछ मामलों में बहुत मुश्किल से होता है। तो लचीला और सख्त दोनों का समन्वय है भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन 1 है कनाडा, ऑप्शन 2 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 है यूएसए, ऑप्शन 4 है ब्रिटेन। समवर्ती सूची इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो कनकरेंट लिस्ट का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया ने कनकरेंट का लिस्ट का जो विचार है ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य, और समवर्ती सूची पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और ये जो हमने कहाँ से लिया है समवर्ती सूची का विचार? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन 1 है संप्रभु, ऑप्शन 2 है पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन 3 है संघीय, ऑप्शन 4 है लोकतांत्रिक। तो कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है? तो ये संघीय यानी फेडरल शब्द नहीं है। फेडरल शब्द यानी संघीय शब्द भारतीय संविधान में कहीं पे भी यूज
नहीं हुआ है, जबकि संप्रभु, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तीनों शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यूज हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत संघीय देश नहीं है, भारत में संघीय देश होने के भी फीचर्स पाए जाते हैं यानी विशेषताएं हैं, लेकिन संघीय शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है। ठीक है जी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेडरल वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी आर्टिकल 32 में नहीं आता है? तो ऑप्शन 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 है परमादेश, ऑप्शन 3 है अधिकार परीक्षा और ऑप्शन 4 है सर्व क्षमा। तो कौन सा जो वो इसमें नहीं है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश भी है, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन सर्व क्षमा इसमें नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो 5 तरीके की रिट जारी करता है, उसमें सर्व क्षमा नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, परमादेश भी है, अधिकार परीक्षा भी है, प्रतिषेध होता है और उत्प्रेषण भी होता है। उत्प्रेषण, ये 5 तरीके की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है आपके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।